अस्सलाम वालेकुम। असल बात में खुशामदीद। मैं हूं फहीम भट्टी। आखिरकार 44 साल बाद कैदी नंबर 1772 जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आला अदलिया से इंसाफ मिल गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय दे दी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने भुट्टो सदारती रेफरेंस पर समाअत की। समाअत के दौरान अहमद रजा कसूरी, पीपल्स पार्टी के वकला और अदालती मावनीन ने केस से मुतालिक अपनी गुजारिशात पेश की। लार्जर बेंच ने तमाम फरीकैन को सुनने के बाद गुज़िश्ता रोज राय महफूज की थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भुट्टो सदारती रेफरेंस पर आज राय सुनाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच इस मामले पर मुत्तफिक है कि हम जजेस पाबंद हैं कि कानून के मुताबिक फैसला करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि जब तक गलतियां तस्लीम नहीं करेंगे तो खुद को दुरुस्त नहीं कर सकते। रेफरेंस में 5 सवालात उठाए गए हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट की राय मुत्तफिका होगी। भुट्टो के ट्रायल में बुनियादी हक पर अमल नहीं किया गया। जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि अदलिया का काम इंसाफ की फराहमी है। तारीख में ऐसे मुतादिद मुकदमात हैं जिनमें दुरुस्त फैसले नहीं हुए। माजी की गलतियों के अजाले के बगैर दुरुस्त सिमत में नहीं जा सकते। चीफ जस्टिस ने कहा कि जिस सवाल पर मुआवनत नहीं मिली उसका जवाब नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सदारती रेफरेंस पर राय सुनाने जाने के वक्त चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी अदालत में मौजूद थे और राय सुनते वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी आबदीदा भी हो गए। बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि आज सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला सुनाया है। अदालत ने तस्लीम किया कि जुल्फ़िकार भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। अदालत ने कहा कि माजी की गलतियों को दुरुस्त करने के लिए फैसला सुना रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। ये रेफरेंस अप्रैल 2011 में उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी ने दायर किया था। इस पर पहली समाअत 2 जनवरी 2012 को हुई थी, जो उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी लार्जर बेंच ने की थी। फिर दिसंबर 2012 तक इस केस की 6 समाअतें हुई, लेकिन रेफरेंस से मुतालिक कोई फैसला नहीं हो सका था। 11 साल बाद इस केस को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया गया और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जेर सरबराही 12 दिसंबर 2023 को 9 रुकनी बेंच ने मुकदमे की दोबारा समाअत का आगाज किया। साबिक वजीर आजम जुल्फ़िकार भुट्टो से मुतालिक सदारती रेफरेंस 5 सवालात पर मबनी था। सदारती रेफरेंस का पहला सवाल यह था कि जुल्फ़िकार भुट्टो के कत्ल का ट्रायल आइन में दर्ज बुनियादी इंसानी हकूक के मुताबिक था क्या। दूसरा सवाल था कि क्या जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी की सजा देने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदालती नज़ीर के तौर पर सुप्रीम कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट्स में आर्टिकल 189 के तहत लागू होगा। अगर नहीं तो इस फैसले के नताइज क्या होंगे। तीसरा सवाल था कि क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजाए मौत सुनाना मुंसिफाना फैसला था। क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजाए मौत सुनाने का फैसला जानिबदार नहीं था। चौथे सवाल में पूछा गया था कि क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सुनाई जाने वाली सजाए मौत कुरानी अहकामात की रोशनी में दुरुस्त है। जबकि पांचवा सवाल यह था कि क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ दिए गए सबूत और गवाहान के बयानात उनको सजा सुनाने के लिए काफ़ी थे। यहाँ मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के पस मंज़र की बात भी करना चाहता हूँ। वो ये है कि 7 मार्च 1977 को इंतखाबात हुए। हिज़्ब इख्तिलाफ ने हुकूमत पे इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम लगाते हुए सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात का बायकॉट किया। लिहाजा हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने कौमी असम्बली का हल्फ लेने से इनकार कर दिया। यूं शदीद सियासी बहरान पैदा हो गया और फिर उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने 5 जुलाई 1977 को मार्शल लॉ नाफिज कर दिया और 1973 का आइन मुअत्तल कर दिया। असम्बलियाँ तहलील कर दी गईं और जनरल ज़िया ने 90 रोज में आम इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया। भुट्टो जेर हिरासत थे, मगर 1 माह बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रिहा कर दिया गया। जबकि 3 सितंबर को नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी के कत्ल के इल्ज़ाम में दोबारा गिरफ्तार कर लिया। भुट्टो को 10 दिन के बाद एक बार फिर से रिहाई मिल गई, जबकि रिहाई के 3 दिन बाद ज़िया ने मार्शल लॉ के तहत एक मरतबा फिर भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया और आइंदा आने वाले इंतखाबात
मुलतवी कर दिए। 18 मार्च 1978 को भुट्टो को सजाए मौत सुना दी गई। 4 अप्रैल 1979 को सेंट्रल जेल रावलपिंडी में तख्ता दार पे लटका दिया गया। इस सजा को बाद में अदालती कत्ल करार दिया गया और पीपल्स पार्टी हर दौर में इस केस की तहकीकात का मुतालबा करती रही। इसी मुतालबे पर सदर जरदारी ने 2011 में सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजा, जिस पर आज राय आ गई। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस फैसले के सियासी और कानूनी असरात क्या मुरतब होंगे। इसी मामले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसन रजा पाशा साहब और ताज हैदर साहब। जी वेलकम करते हैं मेहमानों को। ताज हैदर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी बिल्कुल। ताज हैदर साहब, आप क्या समझते हैं कि जो आज सुप्रीम कोर्ट की राय आई है उससे मुदावा होता है जो भुट्टो साहब को जो फांसी का फैसला हुआ था उसका? जी हाँ, ये रेफरेंस मूव किया था प्रेसिडेंट साहब ने और सुप्रीम कोर्ट ने मुनासिब समझा कि वो एक तारीखी फैसला दे और जो पहले गलतियां हुई थी और जिस तरीके से एक जुडिशियल मर्डर हुआ था चेयरमैन का, तो उसको ठीक करें और जो सही सूरत हाल थी उसको सामने लें। और इससे न सिर्फ जो हमारा मौक़िफ़ है वो विंडिकेट होता है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की भी इज्जत और तौक़ीर में इजाफा होता है कि उनमें इतनी जरूरत थी कि वो एक पहली गलती को कहें कि हाँ ये गलत हुआ। और उससे जाहिर है कि भुट्टो साहब जिस्मानी तौर पे तो वापस नहीं ला सकते, उन्हें अनचंद की वो जिंदा है, लेकिन फिर भी आगे के लिए ये रास्ता जो है वो बंद होता है। अच्छा ताज हैदर साहब, यहाँ पे ताज हैदर साहब सिर्फ राय ये दी गई है कि गलत हुआ था, लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अदालत उज़्मा ने कहा है कि आइन और कानून में इस बात की गुंजाइश नहीं कि भुट्टो की फांसी का फैसला कलअदम करार दिया जाए। मैं रेफरेंस देना चाहूँगा, जिमी सवाइल एक सेलिब्रिटी भी थे, एंकर भी थे, रेडियो प्रेजेंटर भी थे, बरतानिया से उनका ताल्लुक था। जब उन पे हरासमेंट का केस आया, एक खातून जो कि बहुत उम्र रसीदा थी, उसके बाद जब केस खुला उनकी कब्र का भी ट्रायल हुआ और उनको उनकी डेड बॉडी को सज़ा सुनाई गई। आप क्या समझते हैं कि ये बात इनफ है कि गुंजाइश ही नहीं है कि हम फांसी के फैसले को कदम करार दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये राय दे सकते हैं और 146 आर्टिकल के तहत हम सिर्फ राय का इजहार कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, क्या ये बात अच्छी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट खुद कहे कि फेयर ट्रायल नहीं हुई? तो अब जाहिर है, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि जिस्मानी तौर पे हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को वापस नहीं ला सकते, लेकिन तारीखी रिकॉर्ड एक जुल्म किया गया और फेयर ट्रायल में नहीं मिली, इसके बुनियादी अर्थ था वो भी एक 9 मेंबरों की बेंच यूनानिमसली कहे, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत तारीखी लम्हा है। आप मुतमईन हैं? बहुत दूर रसे असर आता है। ठीक है पाशा साहब, आपसे जानना चाहूँगा, एक तो आर्टिकल 186 को एक्सप्लेन कीजिएगा, उसके बाद मैं आपसे सवाल करता हूँ। आर्टिकल 186 है क्या? देखें, आर्टिकल 186 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का है, उसके तहत ये है कि सदर मुमलिकत किसी भी मामले में राय लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ रजू कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस आइनी और कानूनी मामले पे वो अपनी राय का इजहार करके और एक इन राइटिंग अपने वो सारी जो इज्तिमाई कलेक्टिव जो विजडम है उसको करके इकट्ठा तो वो फिर भेज सकते हैं सदर मुमलिकत को। तो ये एक 11 साल पहले उस वक्त के सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने रेफरेंस भेजा और वक्ती तौर पे 2-3 हेयरिंग उस वक्त हुई और उसके बाद वो सर्द खाने में चला गया। जस्टिस कादी फाइसा साहब ने इसको टेक अप किया, 9 रुकनी बेंच बनाया और उस पे 11 हेयरिंग्स हुई और आपने देखा कि तकरीबन तमाम हेयरिंग्स में एक चीज़ जो कंसेंसस नज़र आ रहा था, जो वकला थे, जो एज अमाइकस वकला जिनको मुकर्रर किया गया था मुआवनत के लिए, जिनको अदालती मुआवनीन कहते हैं, सब की ये राय थी कि ये मुकदमा
बदनीति पे मबनी था और फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया था। पाशा साहब, और यहाँ पे आप सवाल उठता है, ये यहाँ पे सवाल उठता है कि अगर फेयर ट्रायल नहीं था, बदनीयती पे मबनी था, तो मुझे बताइए कि जो अफराद सज़ा काटते हैं तो फिर उनका क्या कसूर है? फिर वो वक्त कौन ला के देगा, वो ज़िंदगी वापस कौन ला के देगा? तो आप नहीं समझते कि ऐसी मिसाल कायम होनी चाहिए कि एक मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक शख्स, उसके खिलाफ कोई भी फैसला आता है, हम एज्यूम कर लेते हैं 10 साल के बाद बाइज्जत बरी हो जाता है और कहा जाता है कि ये फेयर ट्रायल उसको नहीं मिला। तो मुझे बताएं कि जो जो शख्स प्रोसिक्यूशन से लेके अदालती निज़ाम तक जो शामिल था उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, या सिर्फ ये काफ़ी है देखिए, कि जी हम एक्सेप्ट करते हैं गलती हुई? मैं फ़हीम साहब, मैं अर्ज़ करता हूँ, ये एक तारीख़ी केस था। आज से 44 साल कबल पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया ने एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म जो थे, उनको एक डिक्टेटर ने माज़ूल किया और उन पे एक ऐसा मुकदमा चलाया जिसमें क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के हवाले से ना उससे पहले कोई तारीख थी और ना उसके बाद इस वक्त तक वो तारीख रकम हुई। 7 मेंबर्स बेंच उस वक्त का सुप्रीम कोर्ट का 4-3 की रेशो से उन्होंने एंडोर्स किया लाहौर हाई कोर्ट के, जो कि ट्रायल कोर्ट बन गई थी, उसके फैसले को कि उनको फांसी की सजा हुई। और आप देख लें कि किसी भी लॉयर ने ना तो इन 44 साल में उसको नज़ीर के तौर पे पेश किया और ना ही किसी अदालत ने, चाहे वो सेशन जज, ट्रायल कोर्ट जज हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, उस पे रिलाय करके उसको उस पे कोई फैसला किया हो। इतना आप देखें कि इस केस की शुरू से आप तारीख देखें तो ये आपके सामने नजर आ रही है कि इसमें वाकई एक खौफ की फजा थी, जिसका एक जज साहब ने तस्लीम किया। उस वक्त के जो 7 मेंबर्स बेंच था, उसके एक मेंबर ने इंटरव्यू में ये तस्लीम किया कि हम खौफजदा थे, हमारे ऊपर दबाव और प्रेशर था। वो जज ही नहीं है जो दबाव और प्रेशर में और खौफजदा होकर फैसला करे। और अगर ये एलिमेंट आ जाता है सामने तो फिर उसको या तो वो केस सुनने से इनकार कर देना चाहिए या फिर उसको उस ओहदे से अपने आप को इलादा कर लेना चाहिए। आप मुनसफ है और मुनसफ की सीट पे बैठ के जब खौफ, ठीक, फियर पाशा साहब, कता और कलामी के लिए फेवर की माजरत, जो बात आपने करते पॉइंट हैं, उठाया, फिर बात नहीं बनती। ठीक है जिन जस्टिस साहब के आपने बयान का आपने रेफरेंस दिया, तो फिर यहाँ पे सवाल नहीं पैदा होता कि इसका मतलब है कि हमारे जो आला अदलिया के जजेस हैं उनमें कैपेसिटी है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते प्रेशर और अंडर प्रेशर पे फैसले करते हैं जो कि इंसाफ पे मबनी नहीं होते? देखिए, हर केस के अपने वाकयात होते हैं। इस केस में बहरहाल ये साबित हो गया और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस चीज पे मोहर लगा दी जब ये वर्डिक्ट आया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया। और इस केस में फियर और फेवर दोनों चीजें नजर आ रही हैं। मैं समझता हूं कि अभी जो सवाल आपने ताज हैदर साहब से किया था कि मदावा मदावा शायद क़यामत तक इनका ना हो सके, एक ऐसी शख्सियत को फांसी लगा दी गई जो जो वापस नहीं आ सकते। मदावा नहीं हो सकता, लेकिन एक जो तारीखी हकीकत है वो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच ने वाजे कर दी कि एक ऐसा फैसला जो कि 44 साल पहले जिसको अनाउंस किया गया था इसी अदालत ने, उसके मौजूदा बेंच ने उसको अनडू कर दिया और ये करार दिया कि ये फैसला दुरुस्त नहीं था। आल दो कि वो वापस नहीं आ सकते, ना ही जो आपने मिसाल दी कि कब्र से निकाल के, ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा डिफरेंट है। इनको तो सजा हुई थी और सजा गलत हुई थी और उसमें कब्र से निकाल के सजा दी गई थी, तो ये बड़ा डिफरेंस है। नहीं आप नहीं, उसमें ये इसको था इसके साथ ना, उसमें ये था कि जमी जमी सवाइल पे जब साबित हो गया कि वो कसूरवार था तो वो मर चुका है, इस दुनिया से जा चुका है, लेकिन उसके खिलाफ कोर्ट ने फैसला दिया कि उसके खिलाफ फलां फलां आर्टिकल के तहत वो इस सज़ा का मुर्तकिब है, जो कि एक सिंबॉलिक फैसला था। तो वो तो तो इसमें इनको ये सवाल मैं करार ये करना चाह रहा था कि जो लोग मुलव्विस थे इस अनफेयर ट्रायल में, क्या उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स नहीं स्टार्ट होनी चाहिए, चाहे वो जिंदा है कि नहीं है? देखिए देखिए इस वक्त तो गुजारिश ये है कि इस वक्त एक राय तलब की गई थी और राय आ गई है।
ठीक है, आगे पॉइंट टेकन। आर्टिकल्स मैं वापस आता हूँ आपकी जानिब। ताज हैदर साहब, मैं ताज वापस आता हूँ। ताज हैदर साहब, क्या हम कर सकते जी ठीक है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने, बीबी शहीद ने भुट्टो साहब से जब आखिरी दिनों में उनसे मुलाकात की, तो उसके कुछ अरसे के बाद एक सीनियर साफ़ी ने उनसे फ़ोरम पे मुलाकात की, तो जब उन्होंने पूछा कि आपकी क्या बात हुई थी, तो उन्होंने फरमाया कि आने वाले वक्त के लिए तैयार कर रहे थे मुझे भुट्टो साहब कि सियासत में क्या सिमत लेनी है, पार्टी में किन पर एतमाद करना है, किन से होशियार रहना है। उन्होंने ये भी कहा कि भुट्टो साहब ने बीबी शहीद को कहा था कि कर्नल कज़ाफ़ी, हाफिज़ असद और यासिर अराफात का शुक्रिया अदा करना जो आखिरी वक्त तक मेरे साथ खड़े रहे। अच्छा, अब इसमें सवाल क्या है? मेरे सामने सवाल यह है कि ये तीनों अफराद जो नाम लिए उनका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं था, तो क्या कोई एक ऐसा शख्स भी भुट्टो साहब के साथ नहीं खड़ा था पाकिस्तान में जिसका चौथे शख्स का भी नाम लेते कि बीबी को बताते कि बेटा आप फलां साहब का भी शुक्रिया अदा करना, उन्होंने साथ दिया मुश्किल वक्त में? उनके साथ कोई नहीं खड़ा था? देखिए, एक जापानी स्कॉलर के साथ की बात हो रही थी, बीवी साहिबा जब शहीद हुई, और उन्होंने बड़ी दिक्कत से मुझसे कहा, और हम खुद गम में डूबे हुए थे। उन्होंने ये कहा कि हमारे मुल्क में भी बड़े बड़े लोग हैं, जना हुए लियाकत पे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हुए, बीबी शहीद हुई। चलिए, सेनेटर उनको मार क्यों दिया जाता है, क्यों कर दिया जाता है? ये बड़े दुख की बात, ये हमारी तारीफ है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, वो ये चीज दिखाता है कि हाँ, हमारे जज दबाव के सामने झुकते रहे मसलहत की खातिर किसी भी वजह से। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट है, इसमें एक दो नहीं बल्कि 9 जजेस ऐसे थे जिन्होंने इस रिवायत के बदला कहा कि नहीं, ये जुल्म हुआ है, जिनको नहीं होना चाहिए। और वो जो मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ कोर्ट की फजीलत हुई है, हमारा मौकफ जो है वो दुरुस्त साबित हुआ है, बल्कि आगे के लिए हमारे इज्जत में इजाफा हुआ है कि हाँ, पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं। दूसरी बात यह है कि आइंदा के लिए ये रास्ता बंद हो है कि किसी भी इलेक्टेड लीडर को इस तरीके से झूठा मुकदमा बना के और फांसी की सजा दी। ठीक है। अतायर साहब, 2011 में रेफरेंस दायर हुआ था, आज 2024 है। आप क्या समझते हैं कि अब क्या, अपेरेंटली टाइमिंग बड़ी मैटर करती है ऐसे फैसलों में, और ये अहम फैसला है कि क्या बाज़ाहिर दिखाई दे रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब दोबारा से सदर बनने जा रहे हैं, और बीच में जो इतना वक्त था वो आप क्या समझते हैं कि क्या हमारी कोर्ट्स को थोड़ा सा ट्रायल की प्रोसीडिंग की जो टाइमिंग है उसको थोड़ा सा शॉर्टन करना पड़ेगा? 2011 2024 10-11 साल बीत गए। हाँ, मैंने जो चेयरमैन साहब को मैसेज दिया है उसमें खासतौर से ये बात कही है कि ये बड़ी अच्छी और मुबारक बात है जिस पर जरदारी साहब अगले प्रेसिडेंट होने जा रहे हैं, तो उनके प्रेसिडेंट होने से पहले ये फैसला आया कि हाँ, जो उन्होंने फैसला किया था वो जायज था, और उससे जो हमारे फाउंडर चेयरमैन और उनकी जो खिदमत वो हाईलाइट होती हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से उन्हें पीछे नहीं हटे उससे दुनिया भर के अंदर जहाँ जहाँ लोग आज़ादी की जंग में उन सब की हौसला बढ़ी। ये तो सिर्फ पाकिस्तान का जिक्र नहीं, बल्कि हर मजलूम के अफगान में जाहिर कर लिया, और आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के जरिए इस बात को और ज्यादा मजबूत की। ठीक है, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। आपसे जानना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 186 के तहत अपने मशावरती दायरा कार को इस्तेमाल करते हुए सदारती रेफरेंस पर राय दी है। अब सवाल ये है कि अगर ये आर्टिकल 186 के तहत मुशावरती दायरा कार को इस्तेमाल ना करती और सदारती रेफरेंस ना होता, किसी और तरीके से दरख्वास्त गुजार कोई दरख्वास्त देता, तो क्या उसमें फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो सकती थी और जो जो लोग मुलव्विस थे उनके खिलाफ भी फिर कार्रवाई की जा सकती थी? क्योंकि दो चीजें हैं, एक है राय देना, एक है फैसला देना।
देखिए 186 को अगर आप देखें तो वो फैसले के मुतल्लक नहीं है, वो राय के राय के मुतल्लक है। तहत है, जी हाँ। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मरहले पे राय दे सकती है, कोई फैसला सादर नहीं कर सकती। अलबत्ता इस राय में जो कंक्लूजन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और कैटेगरिकली मुतफिका तौर पे 9 के 9 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने जो होल्ड किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और एक तारीखी हकीकत है। अब डिटेल जब जजमेंट आएगी तो वो पढ़ने के लायक होगी कि किन किन बातों की बुनियाद पे इन्होंने इस राय को बनाया और इस राय को सदर मुमलिकत को दोबारा अरसाल करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आप सिर्फ ये देखें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के मुकदमे में ये करार पाना कि उस वक्त जजेस दबाव और फीवर के तहत उन्होंने जजमेंट दी है, और दूसरा ये है कि ट्रायल का हक बुनियादी हकूक की मुनाफी करार पाया कि ट्रायल का फेयर ट्रायल का उनको हक नहीं मिला। आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी की गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी तारीखी दस्तावेज अख्तियार कर दी गई है कि आइंदा जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस जिस पे अरसा दराज से सदियों से एक कंसेंसस चला आ रहा था, और दरमियान में 44 साल पहले एक ऐसा फैसला आ गया जिसकी कोई नज़ीर ना उससे पहले मिली ना उसके बाद। तो मेरा ख्याल है कि वो हर्डल ख़त्म हो गई है, और सेक्शन 109 अबेटमेंट की जब कोई एविडेंस ही नहीं है, कोई विटनेस ऐसा नहीं पेश हुआ जिसने ये कहा हो कि मेरे सामने ये साजिश तैयार की गई, मैंने सुना, मतलब देखिए बिल्कुल इतने फ्लॉज थे उस केस में कि उनको एड्रेस करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो इस वक्त का डिसीजन है इसको एक तारीखी दस्तावेज ठीक है, बना दिया है, और यकीनन ये आइंदा आने वाले सालों में स्टूडेंट ऑफ लॉ के लिए एक अच्छी चीज होगी, उससे इस्तेफादा ठीक है। हासिल कर पाशा सकेंगे। साहब, आप क्या समझते हैं आइंदा आने वाले वक्त में जो सियासी केसेस बनते हैं, आने वाले वक्त में सियासतदानों पे जो भी केसेस बनेंगे सियासी तौर पे, वो क्या उनके लिए अब आसानी होगी इस राय के बाद, देखिए ये एज अ रेफरेंस? जी। केस टू केस वेरी करता है फहीम साहब। कुछ आपने देखा होगा जब से एक डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ ने नैब का कानून इस मुल्क में लागू किया, तो उस वक्त से हम देख रहे हैं कि नैब जो है वो मुसलसल पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, और ये बारहा सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस ने ये बात बारहा कही कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई। मेरा ख्याल ये है कि ये अरबाब इख्तियार को इस बात पे सोचना चाहिए और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को अवॉइड करना चाहिए, अदरवाइज इदारों से एतमाद उठ जाएगा और आपको कोई अच्छा बंदा फिर कम मिलेंगे इन इदारों में, जहाँ पार्लिमान में, जहाँ जिन लोगों की सीजन किस्म के पॉलिटिशियंस की ज़रूरत होती है, वहाँ फिर आपको कमी नज़र आएगी और एक खला सा नज़र आएगा, ठीक है। और ऐसा खला वो जो पुर ना हो सके। अलबत्ता कुछ केस वाकई सही नोयत के होते हैं जिनको भी बाद में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का नाम दिया जाता है, उनमें करप्शन के भी हैं, 9 मई के हवाले से कुछ केसेस हैं। तो ये सारी चीज़ें डिफ्रेंशिएट करनी चाहिए, और आपके पास ताज हैदर साहब हैं आजकल, इनकी पार्टी भी पीपल्स पार्टी भी इक़्तिदार में है, इनको ग्रैंड डायलॉग की तरफ यकीनी तौर पे जाना चाहिए, और ये थ्रेश आउट करना चाहिए कि कौन से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में फ़ाल करते हैं और कौन से असल केसेस हैं जिनको आगे चलना वो तो चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना कर रही है, वो तो कह रही है कि हमने बैठना ही नहीं किसी सूरत। पाकिस्तान बस पीपल्स फिर पार्टी और नून लीग ने तो कोशिश की है, उन्होंने तो कहा कि वो बैठना चाहिए मिल बैठ के। उसी का जी। खामियाजा भुगत रहे हैं, उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं। ठीक है। वो पहले ही हमने पाकिस्तान बार कौंसिल के प्लेटफॉर्म पे हमने इनको बुलाया, और वो खान साहब इनकार कर गए थे। उस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने हामी भर ली थी। हम तो कहते हैं अभी भी हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, आए और ग्रैंड डायलॉग करें दो बातों पे कि क्या पॉलिटिकल सिमत पाकिस्तान की क्या होनी चाहिए, फाइनेंशियल हवाले से क्या सिमत होनी चाहिए, और एक दूसरे को जो अदम बर्दाश्त का कल्चर इस वक्त फरोग पा गया ठीक है, है। इसको तरीके से खत्म पॉइंट है कि करना वो तो चाहिए। पीपल्स पार्टी ने भी दावा दी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनके राब्ते थे, उन्होंने कहा था कि हम हुकूमत बनाते हैं मिलके। ताज हैदर साहब, भुट्टो साहब एक बड़े लीडर थे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस और जो बाकी मामलात इंटरनेशनली वो जो करने जा रहे थे पाकिस्तान के अलावा नेशनल पॉलिटिक्स से हट के,
भुट्टो साहब के साथ कोई कोई इंपॉर्टेंट किस्म की सिग्निफिकेंस वाली कोई कन्वर्सेशन कोई शेयर कीजिएगा, उनकी सोच सियासत के हवाले से, उनकी अप्रोच, उनका विजन क्या था? इससे बड़ी चीज ये उनका कमिटमेंट था कि वो जो पहले थे वो दिल से बात करती थी, तो दिलों तक पहुंचती थी। यानी आप इख्तलाफ रखते थे पर आप उनसे उनके सामने बैठ के उनसे इख्तलाफ कर सकते थे, लेकिन फिर जिस वक्त वो गुफ्तगू करना शुरू करते थे तो आपको उनकी खुलूस नीयत पे इतना सा शुभ नहीं रहता। और आप अगर बात भी करते हो तो फिर भी उनकी बात थोड़ी हद तक आप मान लेते थे। ये तो उनका फिर जिस तरीके से वो सबकी बात सुनते थे और फिर सबकी बात सुनने के बाद अपना फैसला लेते थे। यानी मैं तो कारकुन था छोटा स्कूल जमाने में, लेकिन कभी मिनट्स ले रहा हूँ, कभी कुछ और कर रहा हूँ, लेकिन ये कि वो मीटिंग में जितने लोग वो बोल रहे हैं और उनके पॉइंट्स जुल्फिकार अली भुट्टो नोट करते जा रहे हैं, और फिर एक एक पार्टिसिपेंट के जो पॉइंट हैं जो उन्होंने उसके रूप वो यके भी गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये बात कही, इसमें ये बात बहुत मुनासिब है और इसको मानते हैं, और जो ये बात है इसके अंदर ये मुश्किलात पैदा होंगी और इसलिए इसको अगर ये नुकसान आते हैं। जो तजिया था वो बहुत गहरा तजिया था, और जिस तरीके से वो एक नतीजे तक पहुंचते थे, यानी वो जो जदलियाती तरीका है कि दूसरे से मैंने बात देखा है कि हाँ अमल कर रहे हैं और वो अपने किसी मुत्तफ़िक़ा नतीजे तक पहुंच रहे हैं। दूसरा ये कि जो भी यानी मुझसे एक दफा उन्होंने सीधी सी बात कही, मैंने कहा जनाब बड़ा मुश्किल होता है फैसला करना, क्या चीज सही है क्या गलत है। कहने लगे सबसे आसान फैसला तो यही है, जो चीज गरीब के मफाद में है वो ठीक है, जो उसके नुकसान में है वो गलत है। अब एक बात को इतना सादा कर देना और इतनी बुनियादी बात कह देना कि देखो सबसे आसान फैसला है ये तो। ठीक है। अच्छा, क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे जानना चाहूँगा ताज अहर साहब, अगर भुट्टो साहब, बहुत बड़ी इफ़ है ये, अगर भुट्टो साहब होते और उनके साथ ये वाक़या ना पेश आया होता तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायनामिक्स टोटली डिफरेंट होते आज? पॉलिटिकल और इकोनॉमी है पाकिस्तान की, आप देखें कि मुल्क टूट गया और जो हिस्सा हमसे अलग हुआ तो वो पाकिस्तान से जो कुछ भी आप सामान तैयार करते थे उसका आधे से ज्यादा वहां फरोख्त होता था जो हिस्सा हमसे अलग हो गया। और जुल्फिकार अली भुट्टो 20 दिसंबर को, मुझे कल की सी बात लगती है, अपनी तकरीर में कह रहे हैं मजदूरों से कि प्रोडक्शन बढ़ाएं, ज्यादा पैदावार करें। अच्छा, अब सवाल फौरन पैदा होता है कि जी हम कर लेंगे तो क्या रहेंगे आगे कहाँ ले, लेकिन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की वजह से एक तो उनकी पैदावारी लागत कम हुई, दूसरे ये कि भुट्टो साहब ने 3-4 महीने नए मार्केट ढूंढ लिए और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो थी वो एकदम चढ़ गई। ठीक है। तो बात ये हौसले के साथ और अब दानिशमंदी के साथ जब आप फैसले करते हैं तो वो सही फैसले होते हैं। और हमें ये ट्रेंड है कि भाई सारी जो हमारी इकोनॉमी है वो कर्ज मिले तो हमारा मुल्क चलेगा। ताज अहर साहब, हमारा वक्त ख़त्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। ताज अहर साहब और हसन रज़ा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, यहाँ पे वक्त हो चाहता है ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे कि सियासी जंग, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सपोर्टेड मेंबरान थे जो कि सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हैं, और ख़ास तौर पर KP की हुकूमत, KP में जो वज़ीर आला है इस टाइम आज़ाद हैसियत से, लेकिन उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से है, अली मीन गंडापुर, वो कहते हैं कि अपना हक़ लेने के लिए इस्लामाबाद आएंगे। और इसी तरीके से जो बाकी मेंबरान हैं नेशनल असम्बली में, उनके बयान भी कुछ ऐसे ही आ रहे हैं। लगता है ऐसे है कि अवाम ने जो वोट्स दिए अपने इलेक्टेड मेंबर्स जिस टाइम बैठे हुए हैं, उनकी उम्मीद ये थी कि अब मुल्क के हालात बेहतर होंगे, हमारे लिए
कोई बात करेगा, महंगाई कम होगी, बिजली सस्ती होगी, गैस सस्ती होगी, बच्चों के लिए पढ़ाई मयारी होगी, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हो जाएगी, रहना आसान हो जाएगा, पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन हो जाएगा। लेकिन इस वक्त बज़ाहिर ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि अगर एक पार्टी जो कि अपोजिशन में है वो हुकूमत के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर ये सियासी जंग ख़त्म नहीं बल्कि बढ़ती चली जाएगी। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ मौजूद होंगे शौकत बसरा साहब, फरीद पराचा साहब और मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह, हमारे साथ ही रहेंगे। वेलकम बैक जी। हमें ज्वाइन किया शौकत बसरा साहब ने, फरीद पराचा साहब ने, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह ने जी। तमाम मेहमानों को वेलकम कहते हैं जी। शौकत साहब, आज सुप्रीम कोर्ट की एक राय आई सामने, फैसला तो नहीं कह सकते, राय है, जाहिर बात है। उस राय को आप कैसे देख रहे हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो अदालती कत्ल के हवाले से? अब तो मोहरे सब्त हो गई है ना, मोहरे तस्दीक सब्त हो गई है जी। इसमें कतई तो राय नहीं है कि दैट वाज अ जुडिशियल मर्डर। और जुडिशियल मर्डर में मैं समझता हूँ बहुत पहले 40 साल लगे एक जो अदालती कत्ल था उसका इंसाफ देते हुए, तो अदालत को बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। पहली बात ये होना नहीं चाहिए था। बहुत बड़ा जुल्म हुआ कि जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद, पाकिस्तान में ऐसे लीडर बार बार पैदा नहीं होते। और देखें कितनी बड़ी तारीख का ये जुल्म है। आज 45 साल बाद वो जो मुस्लिम पाकिस्तान था जिसने पाकिस्तान को एटम बम दिया, खुददारी दी, जीना सिखाया, आज 45 साल बाद इसको इंसाफ मिल रहा है। असल में अच्छा बसरा साहब, बाकी मामलात में हम लेटर ऑन आएंगे। मैं चाह रहा था कि तमाम मेहमानों से एक एक दफा कमेंट ले लेता इस फैसले पे, फिर हम मजीद। एक फिक्रा मैं कह दूं, बड़ा अच्छा हो कि जस्टिस साहब जो जिंदा लोग हैं जो आज लाशें मरी हैं उनको भी इंसाफ दे दें इसी तरह, क्योंकि ये भी 45 साल लगेंगे हमें भी इंसाफ लेते हुए। जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान का जो इलेक्शन है, जी जो हाँ, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खड़ा हुआ है, वो भी अल्लाह करे जस्टिस साहब को नजर आ जाए। ठीक तो मेरे है, ख्याल में फिर इस पे लेटर ऑन हम आते हैं बसरा साहब। हमें भी इन मामलात हमें भी में जी, इन मामलात में मैं आऊँगा आपकी जानिब, उन इश्यूज़ पे हम बात करेंगे, डेफिनेटली आपको मौका दूंगा। अच्छा बताइएगा मुफ्ती साहब, आपसे जानना चाहूँगा, आज अदालत उज़्मा ने कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई मुनसिफाना ट्रायल और इंसाफ के लिए दरकार ज़रूरी तकाज़ों के मुताबिक नहीं थी। भुट्टो रेफरेंस केस, फांसी रेफरेंस, क्या कहेंगे आप? वैसे भी तो हमारा इदारा जी रिकॉर्ड ठीक नहीं है ना। हम इंटरनेशनल रैंकिंग में 142 नंबर पर हैं, तो हम इतने पीछे क्यों गए? इसलिए कि हमारी अदलिया शूमी किस्मत की या वो पूछकर लिखती है या वो लिख कर पूछती है। वो हमेशा ताकतवर लोगों की राय देखकर फैसला करती है। तो मैं समझाऊं कि ये अदलिया का एक बड़ापन है कि उन्होंने इतनी हिम्मत तो कर दी कि पिछले आदिल ने ये फैसला गलत किया था। एक तो इसका वाकयाती पहलू है, तो वाकयाती पहलू में तो आवाम ने तो बहुत जल्दी उसको मुस्तरद कर दिया था। आप देख रहे हैं ना, हर साल उनका वो मज़ार पे लोग जमा होते हैं तो वो उनको शहीद कहते हैं। तो जब वो आप भुट्टो को शहीद कहेंगे तो उनको शहादत देने और फांसी देने वाले लोग पर तो एक किस्म का इल्ज़ाम आ जाता है। तो लोगों ने तो इस फैसले को नहीं माना था। और आज अगर अदालत भी अपनी गलती का एहसास कर रही है तो उसको वेलकम करना चाहिए। ठीक है, एक बात मैं शौकत बसरा साहब से इत्तेफाक करूंगा कि वो जो उनके ताकतवर लोगों के दांतों को खून लग गया उससे तो वो कभी इनकार नहीं करते, ठीक है, यानी वो मजालिम वो मुसलसल जारी हैं। उस तो पे हम हमने आते हैं। जमहूरियत को बचाने के लिए एक वज़ीर आज़म की कुर्बानी दी, इसको सैल्यूट करना चाहिए। ठीक है, और अगर आज अदलिया ने अपनी गलती मानी तो ये भी बड़ापन है। ठीक हो है, सकता है कि आइंदा अदलिया ऐसी गलतियां न करे। ठीक है। पराचा साहब, आप क्या समझते हैं, इस फैसले को कैसे देख रहे हैं और आइंदा आने वाले जो फैसले हैं उन पे इस फैसले का, इस राय का क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या किस तरीके से असरअंदाज होगी ये राय? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में जो भी फैसले होते हैं वो अगर उसी वक्त किसी अपील के नतीजे में उनके बारे में कोई अदलिया की एक राय बन जाए तो उसकी तो एक अहमियत होती है। लेकिन अब इतने अरसे के बाद और फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऐसी हैं कि जिनके बारे में आज कोई गवाही शवाहिद देने वाला नहीं है, ना हिदायत देने वाले बाकी हैं ना हिदायत लेने वाले बाकी हैं। ऐसे वक्त के अंदर किसी चीज की वो अहमियत नहीं रहती जो अहमियत होनी पॉइंट टेकन। चाहिए। यहाँ पे सवाल ही पैदा होता है, आप समझते हैं कि इसीलिए इतना इंतजार किया गया ताकि जो जो इन्वॉल्व थे वो इस दुनिया में ना रहें और फिर उनका ट्रायल भी ना हो सके और फिर हम ये फैसला दे देंगे कि गलत हुआ था? उनके लम्हे मौजूद के अंदर
जो इंसाफ होता है वही जेर बहस आना चाहिए। और अब जहां तक ताल्लुक है भुट्टो केस का, तो इनमें एफआईआर तो उनकी अपनी दौरे इक़्तिदार। हुकूमत एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हुई थी, इसलिए एफआईआर की हद तक तो नहीं कहा जा सकता कि किसी ने कोई इंतकामी कार्रवाई जो है वो की है और उनके खिलाफ उनकी अपनी ही पार्टी के आदमी ने उनके खिलाफ ठीक है, पॉइंट टेकन लाया था जी। ठीक है, अब मैं इस वक्त तो उसके मेरिट डीमेरिट पर कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक और बात करना चाहता हूं कि हमारे इतने बड़े तारीखी सानेहात हैं, मुल्क तो टुकड़े हो गया, किसने आज तक उसके बारे में कोई हमारे जो है वो हुआ अदलिया का फैसला? किसी ने कोई सुओ मोटो लिया? पाकिस्तान ने जो एक मशरकी पाकिस्तान हमसे अलग हो गया, क्यों हुआ? साजिशें कहाँ थी? सियासी साजिशें क्या थी? गैर सियासी साजिशें क्या थी? मुल्क के बाहर क्या हो रहा था? मुल्क के अंदर क्या हो रहा था? ठीक है, महमूदुर रहमान कमीशन को कहाँ पे रखा गया? इसी तरीके से दीगर हमारे बड़े बड़े वाकयात और सानेहात, हमारे अड्डे दिए गए अमेरिका को, हमारे कई कौमी सानेहात और कौमी नुकसानात हुए, और ये बात जो है ये बहरहाल यानी पॉइंट टेकन रखनी चाहिए। इसी तरीके से यानी लियाकत अली खान से लेकर और ठीक है सर, पॉइंट टेकन, आगे बढ़ते हैं जी। ठीक है, मौजूदा सूरत हाल पे आ जाते हैं जो तारीख के ठीक है सर। में सर वक्त थोड़ा सा कम है जी, मैं चाहूँगा मजीद इश्यूज़ पे हम डिस्कस कर लें। अच्छा, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब आपसे जानना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने PB 7 ज़ियारत के 11 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग के जो इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ JUI के उम्मीदवार जो आपके हैं खलीलुर रहमान साहब, उनकी अपील मुस्तरद कर दी है। तो इन पे जो 11 पोलिंग सेंटर्स हैं, इस पे दोबारा इलेक्शन होने में क्या प्रॉब्लम है? उसमें क्या मज़ाइका है? आप क्या समझते हैं? देखिए, एक माहौल तो सब बना होता है ना, तो उम्मीदवार बेहतर समझता है कि वही माहौल दोबारा वो कायम रख सकते हैं या नहीं। तो आपने उस माहौल से कतई नज़र तो नहीं करना। खैर, ये तो महज उम्मीदवार ही की बात है कि उसका फैसला है कि वो किस तरह फैसला करते हैं। लेकिन बहरहाल हमें तो इंतखाबात पर एतराज़ है। हमारा ये ख्याल है कि मुल्क अगर मुश्किल से बचाना है कौम को, तो तमाम एक एक वोट के बायोमेट्रिक किया जाए और उसको देखा जाए कि वो ठीक है या गलत है। एक एक हल्के को खोला जाए, और अगर आपको इत्मीनान मिल जाता है और सही वोट से फार्म 45 से कोई आदमी जीतता है, तो उसको जीतने का मौका दे दीजिए कौम की खिदमत करने का। और अगर जब तक आप एक एक वोट का बायोमेट्रिक नहीं करेंगे, मेरे ख्याल में तसल्ली मुश्किल है। और जब आपके इंतखाबी अमल मशकूक होगा, तो आपकी सियासत के अंदर हिजान होगी, और ये सियासत तो जुड़ी हुई है मईशत के साथ, अमन के साथ। फिर अमन भी नहीं होगा, फिर मईशत भी ठीक नहीं बैठेगी, तो हम बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना है, हमने इसको संजीदा लेना। ठीक है, इस पे आप क्या कहेंगे कि अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं अपने हुकूक के लिए इस्लामाबाद आऊँगा और इस्टेब्लिशमेंट से मफाहमत का फैसला बानी तरीके इंसाफ करेंगे। आप समझते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं ना, इज़न्ट इट अ हायर टाइम, अब वो वक्त नहीं आ चुका कि बानी PTI को भी मफाहमत की सियासत करनी चाहिए? और गंडापुर साहब जो इस्लामाबाद की वो बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ज़ाहिर है एहतजाज के तौर पर आएंगे, रैली लेके आएंगे और माहौल ख़राब होगा, सियासी तौर पर भी, माशरती तौर पर भी, माशी तौर पर भी। खैर, मैं अली अमीन गंडापुर साहब की बात को सेकंड करता हूँ। वो इस तरह के कि हमारे वसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, और उन वसाइल पर कब्जा होता है मरकज़ का, और हमें बिजली की रॉयल्टी नहीं दी जाती, बल्कि मांग मांग कर हमें दी जाती है। तो अगर उन्होंने ये तय किया है कि हम बिजली बेचेंगे, पहले आप पैसे दें बाद में बिजली लें, तो ये तो अच्छी बात है, वफाक को ऐसा करना चाहिए। इससे हमारे सूबे के कर्जे भी ख़त्म हो जाएंगे, रॉयल्टी का मसला भी पैदा नहीं होगा, और हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। मेरे ख्याल में तमाम बातों को इसलिए नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि वो अली अमीन कह रहा है या PTI को लोग कह रहे हैं। कुछ बातें तो हकीकत होती हैं। हमेशा के लिए छोटे सूबों को वफाक से एक गिला होता है, NFC अवार्ड के अंदर भी गिला रहता है, और आपको अंदाजा है किस तरह मुल्क के वसाइल को तकसीम किया जाता है। NFC अवार्ड्स का आपने जिक्र किया मुफ्ती साहब, जब फाटा का इंजमाम हुआ उसके बाद फिर वो सूबे की जिम्मेदारी थी कि वो अपना NFC अवार्ड में हिस्सा बढ़वाती, ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद से आबादी भी बढ़ी है लेकिन हिस्सा उतना ही है। तो आप नहीं देने वाले कौन है? एक ही मांगने वाले, वो तो सूबा खैबर पख्तूनख्वा है।
लेकिन देने वाले कौन है? वो वफाक और पंजाब है। तो जब तक बाहमी रजामंदी नहीं होगी तमाम सूबों की, तो फिर कोई इवार्ड तो पास होता नहीं है ना। ठीक ये है। इवार्ड को रजामंदी से पास किया जाता है। तो देखें आप हमारे हालात देखें, हम पूरे मुल्क को बिजली फराहम करते हैं और खुद लोड शेडिंग का शिकार हैं, और ठीक है। हमारे वसाइल पर उनका कब्जा है। तो इस तरह तो मैं समझता हूँ वहदतों के अंदर और यूनिटों के अंदर एक परेशानी तो होगी। मुझे उम्मीद है कि अली अमीन गंडापुर के एहतजाज से इतना हो जाए तो सूबों को उनके वसाइल दे दिए जाएं और एक इत्मीनान पैदा हो जाए, तो ये मुल्क के लिए बेहतर हो। पॉइंट टेकन। बसरा साहब हमारे साथ मौजूद है। बसरा साहब से रब्ता हम करने की कोशिश करते हैं, दोबारा से लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। बताइएगा प्राचा साहब, एक तो ये बयान जो मैंने सेम सवाल किया मुफ्ती साहब से, दूसरा गंडापुर साहब ये भी कहते हैं कि बतौर हुकूमत विफाक से रब्ता रखेंगे लेकिन वोट चोरों से मफाहमत नहीं करेंगे। अच्छा, ये बसरा साहब से पूछने वाला सवाल था, लेकिन चूंकि उनकी लाइन ड्रॉप हो गई, मैं आपसे जान लेता हूँ कि जब रब्ता रखेंगे लेकिन वोट चोरों से हम मफाहमत नहीं करेंगे, तो जिनसे रब्ता रखने का वो कह रहे हैं वो तो वही हैं जिनको वो कह रहे हैं वोट चोर भी हैं। तो आप क्या कन्फ्रंट्रेशन की सियासत देख रहे हैं? मुस्तकबिल में मजीद सियासी बहरान बढ़ेगा, अपोजिशन और गवर्नमेंट का इख्तलाफ बढ़ता ही चला जाएगा? देखिए ना, ये सियासी तलखियां खत्म करने की ज्यादा जिम्मेदारी हुकूमत पे आती है। अच्छा। इस वक्त जो हुकूमत बन गई है, ये 2 पार्टियों की या 3 पार्टियों की, उनको इस बात की बहुत ज्यादा जरूरत है कि मफाहमत की फिजा बने। और मफाहमत की फिजा पैदा करने के लिए सबसे पहला इकदाम ये है कि इंतखाब के बारे में जो एक सूरत हाल पैदा हो गई कि कोई भी मुतमईन नहीं है, जीतने वाले भी खुश नहीं हैं और हारने वाले तो बहरहाल एहतजाज कर रहे हैं। और हमें यानी जमात इस्लामी को तो ये बहुत बड़ा एक है कि कराची में हमारा मैंडेट 4थी नंबर पर रहने वाली पार्टी को दे दिया गया। तो हम ये समझते हैं कि ये इकदाम करने के लिए ये जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन भी और हुकूमत भी मिलकर इस बात का एहतमाम करें कि ये जो फॉर्म 45 से 47 तक का एक अदम एतमाद पैदा हो गया था, इसको दूर किया जाए। और इस सिलसिले के अंदर जो कोटा सिस्टम के तहत सीटें तकसीम की गई थी, उनको हकाइक के मुताबिक किया जाए, जिनका जो हक है उनको दिया जाए। और इसके साथ साथ ये कि कोई कौमी एजेंडा बना के उस पे किया जाए, इसलिए कि सबसे ज्यादा नजरअंदाज तो अवाम होते हैं, जिनको महंगी बिजली, जिनको महंगी गैस, जिनको महंगाई और जिनके साथ बदअमनी और कितने बदतरीन हालात से जिनको गुजरना पड़ता है। तो अगर कोई मफाहमत के लिए कोई कौमी एजेंडा बना लिया जाए और जिस पे पहल खुद हुकूमत करे, तो उससे कोई मुल्क की फिजा हो सकती है। बाकी गंडापुर साहब यानी इस्लामाबाद जो है वो वफाक की अलामत है और वफाकी एक इकाई है खैबर पख्तूनख्वा भी। तो अगर वहां के आते हैं वजीर आला तो कोई बात नहीं है, लेकिन माजी में आपको पता है ना प्राचा साहब, जब वहाँ से कायदीन आए थे और उनके साथ जुलूस की सूरत में उनके वर्कर्स भी थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो फिर वफाक की जानिब से आंसू गैस, शेलिंग, रबर बुलेट्स, तो फिर माहौल बड़ा ख़राब हो गया था इस्लामाबाद का शहर इक़्तिदार ना होने ना, यानी पुरअमन रखा जाए, इजाजत दी जाए, हद मुकर्रर की जाए। माजी के अंदर खुद यानी हुकूमतों ने इस बात का एहतमाम किया था, तो बदअमनी के इसका रोकथाम किया जाए, एहतजाज के रोकथाम की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, बहुत बड़ा चैलेंज इस टाइम हमारा इकॉनमी है, जो भी आने वाली हुकूमत है, तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो भी सेटअप है हुकूमत का, उसके साथ मिलजुल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तमाम पार्टियों को, चाहे वो आपकी पार्टी है चाहे वो प्राचा साहब की पार्टी है, इसके लिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो कर लिया, चार्टर ऑफ इकॉनमी के लिए बैठ जाएं, सर जोड़ के बैठें और मशवरे दें, सजेशन दें और सोल्यूशन निकालें, क्योंकि इस वक्त 70 ट्रिलियन से ज़्यादा के कर्जे हैं, अदायगी हैं जो हमने करनी। आप किस तरह पहुंचते हैं? पहले वाले चार्टरों की धज्जियां उड़ गई हैं, आप नए चार्टर करवा रहे हैं। भाई सबसे बड़ा चार्टर ये है कि ये आईन कहता है कि अवाम को खुद मुख्तार बनाया जाए और उनकी राय का एहतराम किया जाए। अवाम की राय का एहतराम नहीं हुआ तो हाकिम बदहन हम 1970 के अंदर आधे मुल्क से महरूम हो गए। ये हकीकत है, ये कोई मफरूजा और ढकोसला नहीं है कि उस वक्त 160 सीटें थी मुजीबुर रहमान साहब की और 87 सीटें थी जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की, तो वजारत उस्मा 160 वालों को नहीं दी गई, तो अवाम की राय का एहतराम हुआ तो मुल्क टूट गया। अब एक तजर्बा हुआ है,
उस समय नुकसान हो गया, तो दोबारा उस नुकसान की उस तजर्बे को दोहराने की क्या जरूरत है। यहाँ भी अवाम की राय का एहतराम किया जाए। अब मैं एक राय देता हूँ, उसको आप महसूस न करें। मेरे ख्याल में वो इलेक्शन जो 8 फरवरी को हुआ था वो ठीक था, और उसके अंदर तो पीटीआई वाले जीत रहे थे, तो उनको जीतने देते। वो कोई हिंदुस्तान से थोड़ी ही आए, उनको जीतने देते और आज उन्हीं को हुकूमत बनाने दिया जाता, बंदर बांट न होता तो बिल्कुल हिजान भी खत्म हो जाता। फिर उनके सामने एक अगला चैलेंज था कि आप पर तो आवाम ने एतमाद किया है, आपकी बुनियाद बन गई है, अब आपने मईशत को ठीक करना है, तो उनकी जिम्मेदारी बन जाती। अब जब आपने बुनियादों को हिला दिया तो अब दीवार कैसे खड़ी होगी, वो चैलेंजेस किस तरह खत्म हो गए, बदअमनी कैसे खत्म होगी, लोग एहतजाज क्यों नहीं करें। तो मेरे ख्याल में आपको भी सोचना चाहिए, आप पाकिस्तानी हैं और एंकर हैं, मुझे भी सोचना चाहिए कि मैं भी एक शहरी हूँ, लेकिन वो लोग जो गलतियों पे गलतियां करते हैं उनको ज्यादा सोचना चाहिए कि ये मुल्क कैसे चलेगा। जब मुल्क के ताकतवर लोग नहीं सोचने का फायदा क्या हो। ठीक है। अच्छा पराचा साहब, आप क्या समझते हैं कि बानी तरीके इंसाफ को 9 मई के वाक़े के बाद इस वक्त जब वो कैद में हैं, तो इस वक्त कोई अंदर से कोई ऐसा बयान दे देना चाहिए कि मुक़्तदरा के साथ उनके मामलात बेहतर हों और एक्सेप्टेंस भी आए और मामलात बेहतरी की तरफ जाएं, और जो केसेस अगर जो भी पार्टी से एहतजाज कर रही हैं बशमूल आपकी पार्टी कि जी फॉर्म 45 के तहत रिज़ल्ट नहीं आया, 47 के तहत आया, तो केसेस चल रहे हैं, ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं, कोर्ट्स में आप गए हुए हैं, तो तब तक आप लोग मिलजुल के काम करें हुकूमत के साथ। रिजल्ट आएगा, अगर आपके हक में आया तो आपकी हुकूमत बन जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, अगर आप अलायंस करना चाहते हैं। देखिए ना, उन पर केसेस हैं तो केसेस का फैसला करना चाहिए, उसमें इतनी ताकीर नहीं होनी चाहिए। और अब ये अदालती निज़ाम जो है वो हमारा, उसके मुताबिक अगर ये बर वक्त हो जाए, ट्रायल हो जाए, फिर अपील हो जाए, फिर अपील दर अपील हो जाए, तो मामला तो बहुत पहले ठीक हो जाने, इंतखाब से पहले ठीक हो जाने चाहिए थे। और अब भी ये है कि उनको भी लाजमी बात है कि अगर मुल्क के अंदर मफाहमत की फिजा पैदा होगी या एक अच्छी फिजा पैदा होगी तो उसका फायदा पीटीआई को भी होगा। उनकी अपनी सियासत भी उसके साथ ही चलेगी और उनको अपनी सियासत को या अपने वोट बैंक ठीक है, को पॉइंट टेकन पराचा साहब। कता कलामी के लिए माजरत, हमें शौकत बसरा साहब से रब्ता मुनक़ता हो गया था, वक्त बहुत कम रह गया, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उनसे सवाल कर लूँ। कर लें जी। ठीक है बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कन्फ्रंट्रेशन की सियासत की जानिब जारी है क्या, या फिर आप समझते हैं कि आप मिल बैठ के मुल्क के लिए, इकॉनमी के लिए बैठेंगे हुकूमत के साथ जब तक आपके फैसले नहीं आ जाते फॉर्म 45 या 47 वाले? भुट्टो के हवाले से अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, उनके हवाले से बस एक बात करना चाहूंगा। जी जी। उस वक्त के आमद डिक्टेटर ज़ियाउल हक और जो जजेस इसमें मुलव्वस थे, सबको अलामती तौर पर कब्रों से निकालकर फांसी पे लटकाना चाहिए, ताकि आइंदा ये जजेस और कोई आमद डिक्टेटर इस तरह की जो गलती, जो क्योंकि आज पाकिस्तान पता नहीं किधर होता अगर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिंदा होते, तो इसलिए उनको किसी सूरत माफ नहीं होना चाहिए, बल्कि इसी फैसले में लिखा जाना चाहिए था और उनके लिए सजा तजवीज़ की जाती। असल में बसरा साहब ये फैसला है नहीं, ये तो राय थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सिर्फ राय दे सकते हैं। सर राय दी है ना, मैं फिर राय दी है तो इसका मतलब ये है ना जुडिशियल मर्डर था। जी हाँ ये बिल्कुल, तो डिटरमिन कर दिया कि इट वाज अ जुडिशियल मर्डर। ठीक है। अब जो उनके जिम्मेदारान है वो अगर उनको सजा ना दी जाए, उनको वो तो आज कब्रों में पड़े हैं। ठीक है। अच्छा बसरा साहब आगे चलते हैं, हमने भुट्टो साहब के हवाले से पहले एक सेगमेंट किया 15-20 मिनट अच्छा, का दूसरी वक्त बात हम ये है, जी कोई कन्फ्रंट्रेशन नहीं है, कोई कन्फ्रंट्रेशन। अगर आप समझते हैं कि अगर पाकिस्तान को हम कहते हैं कि आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक चलाया जाए, जी हाँ, तो क्या कन्फेडरेशन है? क्या पाकिस्तान के अवाम के वोटों पे जो डाका मारा गया है दिन दिहाड़े, ठीक अगर है। उसका मुतालबा करना क्या कन्फेडरेशन है? क्या यहाँ पर कोई भेड़ बकरियां तो नहीं है? इंसानी हकूक की बात करते हैं तो कन्फेडरेशन है? क्या इमरान रियाज जो सहाफी है या असद तूर सहाफी है, हम कहते हैं कि ये जुल्म बंद करें, सहाफियों पे जुल्म बंद किया जाए, क्या ये कन्फेडरेशन है? नॉट एट ऑल। अच्छा ठीक, बसरा साहब जैसा कि तमाम क़यादत इस वक्त जो जेलों से बाहर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो सब भी कहते हैं कि हम मजम्मत करते हैं 9 मई के वाक़यात के, आप नहीं समझते कि इट्स अ हाई टाइम बानी पीटीआई को जेल से ऐसा बयान दे देना चाहिए कि मैं भी मजम्मत करता हूँ, ये नहीं होना चाहिए था? मैं एक बात बताऊं, पहली बात तो हमारा मजम्मत जो 9 मई वाला वाकया हुआ उसकी बिल्कुल मजम्मत आखिरी ने की, इवन बनी पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब ने की। साथ हमारा मुतालबा ये भी था, क्या 3 महीने हो गए हैं,
किधर गया वो 9 मई वाला वाकया? क्या 9 मई में जो लोग मुलव्वस थे, पता नहीं वो कौन है, हमारे लोग हैं, किसके लोग हैं, ठीक है, सामने लाया गया? हमें तो बताया गया आगे चलते हैं। 102 लोग, एक मिनट, हमें बताया गया था कि 102 लोग हैं। आज तो पूरा पाकिस्तान 9 मई में मुलव्वस कर दिया गया है। अभी मैं आपसे फोन पे बात कर रहा हूँ, बाद में पता नहीं होगा मैं भी 9 मई में मुलव्वस हो जाऊं। पाकिस्तान में 9 मई की आड़ में जो घिनौना खेल खेला गया है, जो हमारे मुखालफी ने हमें शिकस्त किया है, जो बात हमारी माओ बहनों बेटियों तक पहुंच गई, उसका कौन जिम्मेदार है? पॉइंट टेकन। घरों को तबाह कर दिया गया, चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल कर दिया गया, उसका कौन जिम्मेदार है? ठीक 9 है, मई में फिर कह रहा हूँ, 9 मई में जो मुलव्वस हैं उनको सामने लाया जाए, कौन लोग हैं और किस किस पार्टी के लोग हैं। आप मजम्मत करते हैं। पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन, आगे चलते हैं। कौन नहीं कर रहा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ 9 मई की आड़ में जो घिनौना खेल खेला गया है, उसका कौन जिम्मेदार है? ठीक है, क्या आपका हमें सवाल आ बताया गया, था कि- आगे चलते हमें हैं। तो बताया गया था कि 102 लोग मुलव्वस हैं। जी ठीक है, आगे। 102 क्या? आज पूरा पाकिस्तान जो कोई केस बंदा उसको 9 मई में मुलव्वस कर देते हैं। ठीक है, बसरा साहब आगे चलते हैं। केपी सूबा इस वक्त जैसे पंजाब नून का गढ़ और सिंध जो है वो पीटीआई के अपना पीपल्स पार्टी के पास है, तो केपी जो है अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही होकर रह गया। और पहली दफा ऐसा हुआ कि किसी पार्टी को, किसी पार्टी का सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। सूबाई हुकूमत की बात कर रहा हूँ मैं, फेडरल की बात नहीं कर रहा। अच्छा, पीटीआई के दौर में जो बैरूनी कर्जा जात थे वो 2013 तक, वो उससे पहले 2013 तक जी 97 बिलियन रुपए थे। अच्छा, पीटीआई की हुकूमत जब पहली दफा बनी तब से लेके अब तक ये कर्जे जो है वो 888 बिलियन रुपए तक जा चुके हैं, जिसमें आपने एडीबी भी बैंक लिए है, आप सूबे में आपकी पार्टी की हुकूमत है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक आ गया, वर्ल्ड बैंक आ गया। तो आप समझते हैं कि ये जो कर्जों की भरमार है ये नहीं होनी चाहिए थी? एक तरफ पूरे मुल्क, पहली बात तो अपनी इस्लाह कर लीजिए। इमरान खान पाकिस्तान में 80-90% कौम इमरान खान के साथ खड़ी है, इसीलिए तो आपने 70 अरब रुपया जो लगाया इलेक्शन पे, 10 रुपए की बॉल पॉइंट से जो जालसाजी हो रही है वो इसी वजह से हो रही है कि इमरान खान पाकिस्तान है। आप मुझे बताइए, आप कराची में बैठे हैं, आज जिस तरह वो फॉर्म 45 सामने आए हैं। बसरा साहब ये कर्जे के हवाले से सवाल था मेरा स्पेसिफिक, अगर आप बुरा ना मनाएं। 97 बिलियन और 888 बिलियन। आज इमरान खान पाकिस्तान है और ये जो खिलवाड़ पाकिस्तान के साथ हो रहा है इसको बंद होना चाहिए। दूसरी बात मेरे भाई, पाकिस्तान की हिस्ट्री में या आमरीत रही है या ये दोनों पार्टियां रही हैं। अब इमरान खान तो सिर्फ एक बार रहे, 3 साढ़े 3 साल का कर्जा निकाल लीजिए जो हमारी हुकूमत ने लिया, तो बिल्कुल हमें इसका जिम्मेदार बनाइए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, तो आपकी हुकूमत कही ना, केपी के सूबे की बात कर रहा हूँ, ये तो बता रहा हूँ 2013 बात तक। का जवाब देने लगा हूँ। जी। अगर हमने मिसयूज किया होता, अगर हमने उसका गलत इस्तेमाल किया होता था, तीसरी बार केपी का। अच्छा, अगला सवाल, अच्छा बसर साहब, अगला सवाल ये आता कि सिर्फ 2 मेगा प्रोजेक्ट्स हुए, एक तो उसका मेट्रो बस का, बीआरटी का, और दूसरा बिलियन ट्री सुनामी, उसके लिए भी खैर फंड्स मिले थे। इसके अलावा कोई बहुत मेगा प्रोजेक्ट बता दीजिए केपी में जो पीटीआई ने किया। आपकी बात को उस वक्त मानो जी, जब अगर हमने डिलीवर ना किया हो और हमें मौका दे दिया जाए। भाईजान, मुतालबा तो हुकूमत से करेंगे ना, जिस वक्त जाली हुकूमत है। तो जब आप उनको जाली कहेंगे तो आपकी बात कैसे मानेंगे? ना माने वो तो सूबे का हक है, उसमें सूबे के आपके साथ डाका मार लेंगे। पहले आपने पूरे पाकिस्तान में हमारे वोटों पे डाका मारा है, फिर पैसों पे डाका मार लिया। कौन सा आजकल कौन सा पाकिस्तान में कोई आइन है, कोई कानून है? ठीक है, चाहे बंदूक के जोर पे करें। ठीक है, ठीक, बहुत शुक्रिया, आपका मौक़िफ़ आ गया। अच्छा, क्विकली, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया है। बसरा साहब आपसे जानना चाहूँगा, बताइए, क्विकली बताइएगा कि आप समझते हैं कि फौरी तौर पे रिजल्ट आ जाना चाहिए और फॉर्म 45 के मुताबिक, ताकि फिर हुकूमती मामलात भी आगे चलें? और अगर आप समझते हैं कि जो भी रिजल्ट आता है फिर आप क्या हुकूमत के साथ मिलकर बैठेंगे, अवाम को डिलीवर करेंगे? कौन सा रिजल्ट भाईजान, कौन सा रिजल्ट? आप कोर्ट्स में हमारी, देखिए, कोर्ट से जो फैसला आएगा, आप अदालतों में गए हुए हैं, ट्रिब्यूनल से जो फैसला आ जाएगा कि हाँ जी ठीक है, ये फैसला। कोई हमें अदालतों से तवक्को नहीं है, कोई हमें इलेक्शन कमीशन से तवक्को नहीं है। हम तो सीधी बात करते हैं, एक ही वे फॉरवर्ड है, हमें ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाएं। इलेक्शन कमीशन क्या हल है, हल क्या है? मैं बताता हूँ हल क्या। पहले तो आपने इलेक्शन कमीशन की करतूत देख ली है। 26 दिन बाद जाली फॉर्म अपलोड किए गए हैं फैब्रिकेटेड करके, कहाँ नहीं घूम रहे वो। दूसरी बात, वे फॉरवर्ड ये है कि अगर आप हुकूमत चलाना चाहते हैं, अगर आप ट्रिब्यूनल की नहीं मानते, अदालतों की नहीं मानते, तो कौन फैसला करेगा? भाईजान मानते हैं, अच्छा, ठीक है, लेकिन उन अदालतों को, फैसलों को नहीं मानते।
आपका पॉइंट आ गया जी, बहुत शुक्रिया। क्विकली बताइएगा प्राचा साहब और किफ़ायतुल्लाह साहब, आपकी क्या राय है इस पे? जी मेरी राय तो पराचा साहब अपनी राय देंगे। मेरी राय तो पहले आ गई है कि हर एक एक वोट को उसकी तफ्तीश और तहकीक होनी चाहिए, उसका बायोमेट्रिक होना तहकीक होनी चाहिए। चाहिए, ठीक और है, जब तक ये अमल मुकम्मल न हो तो दीगर उमूर के अंदर न पड़ा जाए। ठीक है, पहले कौम को तसल्ली दी जाए कि पॉइंट आपका टेकन, वोट चोरी नहीं हुआ। ठीक है जी प्राचा साहब। ये इंतहाई अफसोसनाक होगा जी कि इंतखाब पर भी एतमाद खत्म हो जाए जो हो चुका है। हमारे पड़ोस में भारत के इलेक्शन कमीशन को लोग कभी उस पर वहां पर वो जेर बहस नहीं आया, और हम जब भी इंतखाब होता है अगला इंतखाब पहले से भी ज्यादा बुरा और ज्यादा बदनाम होता है। ठीक हम है, ये समझते हैं कि इस मामले को हर सूरत सेटल होना चाहिए, ताकि ये आगे अगर सियासत में चलना है तो उसके लिए इंतखाब के मामलात को, उसके चोरी को, उसके डाके को कोई जुडिशियल कमीशन बना के उसके जरिए से उसको पूरे तौर पर ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बसरा साहब की तो राय ये कि ना हम अदालतों को मानते हैं ना कमीशन को मानते हैं, तो अगर उनको नहीं मानते तो फिर इसका हल कैसे निकलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ये तो हमारा आज का प्रोग्राम, अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी।